अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहे, जहां पर मुख्यमंत्री धामी कैचीधाम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों को साफ रखने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 जनवरी से पहले तीर्थ स्थलों को साफ करने की अपील के बाद में नैनीताल के कैचीधाम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने झाड़ू उठाकर खुद कैचीधाम की साफ सफाई की और लोगों से कहा कि ऐसे ही धार्मिक स्थलों को साफ रखें। इस दौरान सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी श्री राम स्तुति में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने अपने तीर्थ स्थलों को साफ रखने की अपील की है, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल से की है। मंदिर बन रहा है, भगवान रामलला 22 जनवरी को वहाँ विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का विशेष महत्व है। जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरायणी के दिन से, शुभ दिन से, ये बाबा का नीम करोली बाबा का ये कैंची धाम जो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, एक तो यहाँ से ये अभियान शुरू किया है सफाई का, स्वच्छता का, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हम जितने भी हमारे देव स्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, सभी लोगों को साथ में लेके सरकार इसमें प्रशासन आगे जरूर रहेगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, लेकिन ये जन जन का अभियान बनेगा। इसको जन जन का अभियान बनाकर स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी है। पूरी तरह से हम इस पूरे पखवाड़े में इसको मनाएंगे। आज उत्तरायण का भी पर्व है और बाबा के धाम पर बाबा हनुमान भक्त भी है, राम भक्त भी है। ये बहुत ही शुभ कार्य यहाँ से शुरू हो रहा है। सोमवार से बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रोग्राम शुरू कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक लगभग 1800 लोगों की लिस्ट पार्टी के पास में आई है, जिन्हें केंद्रीय सदस्यता समिति के द्वारा मॉनिटरिंग करने के बाद हरी झंडी दे दी जाएगी, जिसके तहत में कल लगभग 500 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। कल 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल सदस्यता करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और भिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। कौन कौन कुछ बड़े चेहरे भी हो सकते हैं? सब बड़े हैं जो कल आने वाले हैं, उसकी जानकारी हम कल आपको देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारती, हालांकि महेंद्र भट्ट कहने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अंदर खाने से जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई बड़े चेहरे भी कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? बिल्कुल, दावा इनका यही किया जा रहा है कि बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें विकास नगर से कुछ नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा टिहरी से भी ये कहा जा रहा है कि वहां से भी नेताओं की ज्वाइनिंग हो सकती है। कुल 500 लोगों की ज्वाइनिंग बीजेपी कल करवा रही है और ये दावा कर रही है कि पूरे जनवरी तक, यानी कि 31 जनवरी तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। सदस्यता अभियान जिसको नाम दिया गया है, जिसकी कल से शुरुआत हो रही है। 1800 नेताओं की लिस्ट केंद्र की तरफ से मंजूर कर ली गई है और कल पहले फेज में ये कहा जा रहा है कि 500 लोगों की ज्वाइनिंग बीजेपी करवानी चाह रही है। तो विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका भी से कह सकते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को 2 टूक कहा है कि हर हाल में 6 महीने के अंदर निकाय चुनाव करवाएं, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो आधे अधूरे हैं। ऐसे में 6 महीने की डेडलाइन पर चुनाव हो, इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव के लिए परिसीमन और आरक्षण दोनों ही अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की कोशिश है कि चुनाव डेडलाइन के अंदर हो। शहरी विकास मंत्री कहते हैं कि जब तक एकल आयोग की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिलती, मतदाता सूची से लेकर समीकरण का काम पूरा नहीं होता, जिससे चुनाव कराना मुश्किल होगा। लेकिन पूरी कोशिश है कि जब सब काम 2 महीने के अंदर हो जाए। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है,
या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं, जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज अपने अपने स्तर से निकाय चुनाव को देख रही है। बीजेपी पर जहां प्रेशर है कि लोकसभा और निकाय चुनाव दोनों को कैसे जीता जाए, वहीं कांग्रेस मानती है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे ही नहीं। सरकार कोर्ट से निकाय चुनाव करवाने को लेकर एक्सटेंशन लेगी। मार्च के लास्ट वीक से लेकर मई जून तक वो चुनाव जाएंगे, तब आप क्या करोगे? फिर आप नए सिरे से तो समय लोगे। सरकार कतई नगर निकाय चुनाव के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, संवेदनशील नहीं है और जानबूझकर जो हमारा लोकल का लोकतंत्र है, स्थानीय लोकतंत्र है, उसका गला घोटने का काम करते हैं। एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का सख्त रुख है, तो दूसरी तरफ पशोपेश ये भी है कि कैसे समय पर परिसीमन, एकल आयोग की रिपोर्ट और अन्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट मिले ताकि चुनाव की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बागेश्वर में भव्य उत्तरायणी मेले का आगाज हो गया है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया। वहीं मेले के लिए पूरे बागेश्वर शहर को सजाया गया। इस बार अयोध्या की थीम पर उत्तरायणी मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में कई कार्यक्रम होंगे और 7 दिनों तक उत्तरायणी मेला चलेगा। उत्तरायणी मेले की शुरुआत रंगारंग झांकियों के साथ में हुई। अधिकतर झांकियां पहाड़ के कल्चर पर सराबोर रही और झांकियां देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और सुष्मिता थापा बागेश्वर से लाइव जुड़ गई हैं। सुष्मिता, आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि किस तरह से भव्य शुरुआत हुई है, क्योंकि इस बार का जो उत्तरायणी मेला है वो बेहद खास है, क्योंकि अयोध्या की थीम है और साथ ही दूर दूर से भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब तो शुरू हो गया होगा। सेनानी श्री आनंद सिंह देव जी का पुनः स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आप हमारे बीच आए, मैं आपको नमन करता हूँ। और भी हमारे बीच में बहुत सारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी आशीष भी आए हैं। मैं आप सभी का, क्योंकि मैं आप सभी से परिचित नहीं हूँ, एक का नाम ले पाना संभव ही नहीं है। मैं आप सभी को यहाँ पर, आप सभी का यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ, आप सभी का यहाँ पर अभिवादन भी करता हूँ, आप सभी को नमन। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सुष्मिता, तो आने वाले जो कुछ दिन है वो काफी ज्यादा अयोध्या की एक झलक यहाँ पर भी देखने को मिलेगी लोगों को। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला का आगाज हो चुका है, तो वहीं बागेश्वर और अयोध्या के बीच में एक खास कनेक्शन भी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अयोध्या की कहानी सरयू के बगैर अधूरी है। अयोध्या और बागेश्वर का कनेक्शन भी सरयू नदी से ही जुड़ा हुआ है। बागेश्वर के सरमूल से ही निकलकर सरयू अयोध्या पहुंचती है और ये नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी का साक्षी रही है। इसलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। माँ सरयू जी के तट पे ये बसा बागेश्वर। यहाँ से आप 100 किलोमीटर के अंदर माँ सरयू जी का उद्गम स्थल है और वो सरमूल के नाम से, शस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। यहीं से होकर के अयोध्या सरयू जी गई हैं। समय वशिष्ठ ऋषि जो हैं जल ले गए थे, सरयू ले गए थे और आज जो है आधुनिक गाड़ियों में वो जल जा रहा है डायरेक्ट। तो ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों की आस्था का केंद्र भी ये है, सरयू नदी है। हमारे जितने भी दैविक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, हम गंगा जल के रूप में सरयू का जल ले जाते हैं। अब सरयू के उद्गम स्थल सरमूल को भी विश्व पटल पर पहचान दिलाने का काम शुरू हो गया है। बाकायदा बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के कपकोट से इसकी घोषणा कर गए हैं कि जिस तरह गंगोत्री यमुनोत्री धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह सरयू के उद्गम स्थल सरमूल को भी पर्यटक स्थल बनाया जाए। इसको धार्मिक की दृष्टि से जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा करके इसकी घोषणा की है और
धीरे धीरे जो है इसका बहुत ही अच्छा विकास होगा, क्योंकि बागेश्वर जिले के सरमूल सौधारा से ये सरयू निकलती है। हम देखते हैं सरमूल सरयू का उद्गम स्थल है और सरयू अयोध्या को सरयू नदी के तट पर स्थित माना जाता है। और ये सरयू का पौराणिक एक कथा रही है कि श्री राम जी की एक पौराणिक कथा रही है सरयू से रिलेटेड। तो सरमूल के लिए वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट चलाए हैं वहाँ। आज हर राम भक्त अयोध्या जाने को आतुर है। अयोध्या में एकाएक पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। अब सरकार सरमूल को पर्यटन स्थल बनाने के रूप में विकसित कर रही है, तो आने वाले वक्त में सरयू की मूल पर भी पर्यटकों का जमावड़ा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य अर्जित होता है। मकर संक्रांति गंगा स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यहाँ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो सके, इसके लिए भी ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान लागू किया गया। ये सब पे कृपा रहे, हम पे भी रहे और पूरे देश पे कृपा रहे। और राम मंदिर का जो है मुहूर्त होने जा रहा है। हम चाहते हैं आप भी जाएं, हम भी जाएं, मोदी जी भी जा रहे हैं, यहाँ की सारी जनता जाए। जय श्री राम। सर्दी इतनी हो रही है लेकिन स्नान के लिए देखिए सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब गंगा मैया की मेहरबानी है। हम पहली बार आए हैं, जहाँ आके देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत मजा आया। हमने सबने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य हमें मिला हुआ। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया हुआ था माँ गंगा के चरणों में। यहाँ पे जो एक बात होती है, आज भी इस बार भी मैं यहाँ पे माँ गंगा के चरणों में आया हूँ। और इस बार तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि 6:30 बजे की जो आरती होती है लाइव, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हरिद्वार में सुबह से ही यहाँ भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि जो मकर संक्रांति पर्व का जो पुण्यकाल है वो 15 जनवरी यानी कि कल होगा, तो इस लिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हुजूम है वो श्रद्धालुओं का नहीं उमड़ रहा है। लेकिन क्योंकि 2 दिन के लिए स्नान पर्व ये मनाया जाना है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को संपूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से 7 जोन और 17 सेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। और पुलिस बल की पर्याप्त यहाँ पर तैनाती की गई है। मकर संक्रांति स्नान के महत्व की अगर बात करें तो स्नान का काफ़ी महत्व मकर संक्रांति स्नान का माना जाता है। साल का पहला ये गंगा स्नान होता है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। आज के दिन गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य करने से कई अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों से दूर दूर से हरिद्वार पहुँचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सौर गांव में महिला पर भालू ने हमला कर दिया है। भालू के हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गांव के लोगों ने वन विभाग पर आरोप लगाया है कि सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक और मामला सामने आया, जहां पर एक भालू ने महिला पर हमला कर दिया और महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया है कि वन विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी टीम मौके पर नहीं पहुंची। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उससे पहले उत्तराखंड के चारों धाम के शीतकालीन
गद्दी पड़ाव स्थलों पर सफाई अभियान का कार्यक्रम हुआ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, नगर पालिका, नगर पंचायत और महिला मंगल दल की महिलाओं के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। नरसिंह मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया और इस दौरान महिलाओं ने राम भक्ति गीत भी गाए और राम भक्ति में डूबी हुई नजर आई। यहाँ पर जोशीमठ में सभी ग्रामवासी हमारे सभी लोग आए हुए हैं और सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी के तहत हमारा ये है कि इस जो अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है उत्साहपूर्वक, उसकी खुशी में हम गदगद हुए जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर आज से सफाई का कार्यक्रम हर प्रकार से सफाई की जा रही है। इसी के अनुरूप में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी अपने जितने भी अधीनस्थ मंदिर हैं, जो भी जैसे कि अभी हम नरसिंह मंदिर में और योगदान मंदिर, ध्यान बद्री, ये सब जितने भी और केदारनाथ में हैं, सभी मंदिरों में हमने एक तो आज से जो है सफाई का कार्यक्रम हमने सभी मंदिरों में प्रारंभ कर दिया है। सभी मंदिर साफ सफाई रहेंगे। और देहरादून की सड़कों में राम और सीता के रूप में यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने खूब आशीर्वाद लिया। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो वहीं देहरादून में 15 दिन की सनातन गौरव उत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें पहले दिन भगवान हनुमान की अगुवाई में श्री राम, सीता और साथी लक्ष्मण का रूप धारण किए कलाकार शहर भर में घूमकर राम मंदिर बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और यात्रा का मकसद लोगों को सनातन धर्म को लेकर जागरूक करना है। रुद्रप्रयाग में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत जुटाई में महाभारत में हुए चक्रव्यूह का भी आयोजन किया गया, जिसमें पांडव पुत्र अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के अभिनय ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। वैसे तो रुद्रप्रयाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रव्यूह का आयोजन होता है, लेकिन बच्चनस्यू क्षेत्र में पहली बार चक्रव्यूह आयोजित हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। कोई भी कार्यक्रम होता है बचनस्यू क्षेत्र के अंतर्गत या अपने क्षेत्रों के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होता है, इसी प्रकार बढ़ चढ़कर भाग ले, जिससे कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपना योगदान देने का काम करते रहे। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। चमोली के सीमावर्ती क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के बाद बीआरओ ने स्टील ब्रिज बनकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और अब पुलों के उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट 19 जनवरी को चमोली के जोशीमठ पहुंच रहे हैं। 2014 के बाद में सीमावर्ती इलाकों में तेजी के साथ में सड़कों का निर्माण किया गया और सड़कों को डबल लाइन बनाया गया। चमोली में नीति घाटी और माणा घाटी चीन सीमा को जोड़ती है, तो वहीं पुल बनने से सीमावर्ती इलाकों में सेना की गाड़ियां आसानी से पहुंच पाएंगी और पर्यटन और साथ ही तीर्थ जो क्षेत्र है उसके लिए भी लोगों को काफी फायदा होगा। क्षेत्र के लिए बल्कि ये सामरिक दृष्टिकोण से भी इस पुल का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं, बचपन से ही हम देखते हैं कि जब कभी भी हमारी इस सीमा पर कुछ भी हलचल होती है तो आर्मी की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो उनकी बहुत सारी मशीनरी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो उसके लिहाज से भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस समय हम ढाक पुल पर मौजूद हैं और यह नीति पास को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर लगभग ये अभी आप देख रहे हैं 90 से 93 मीटर लंबा पुल बनाया गया है और इसके अलावा जो आगे के जो इलाके हैं वहाँ पे चाहे हम बात करें भाप कुंड की, वहाँ पे भी लगभग इसी तरीके के बड़े बड़े स्टील ब्रिज बनाए गए हैं और इन पुलों के बनने से कहीं ना कहीं अब जो भारत चीन सीमा को जो जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उन सड़कों से जो सेना के वाहन गुजरते हैं उन्हें जाने में काफ़ी आसानी होगी। जो स्थानीय लोगों के वाहन हैं वो भी आसानी से इन इलाकों में पहुंच सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इन पुलों का शुभारंभ करने के लिए यहीं पर पहुंचेंगे और इनको देश के सुपुर्द कर दिया जाएगा। नितिन सेगमाल, न्यूज 18, ढाक पुल, चमोली। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए धामी सरकार एक बार फिर से चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है। ये शिविर फरवरी महीने में नैनीताल में आयोजित करने का प्लान बनाया गया है।
सरकार का मानना है कि राज्य के दीर्घकालीन विकास के लिए प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। रोजमर्रा के कामों से हटकर इस पर चर्चा हो और सबके सुझाव से राज्य के विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। खासकर इन्वेस्टर समिट की सफलता के बाद इसकी और भी जरूरत महसूस होने लगी है। इसके लिए फरवरी महीने में चिंतन शिविर प्लान किया जा रहा है। शिविर में मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी सचिव, डीएम, सीडीओ, विभाग अध्यक्ष और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत व्यस्ततम शेड्यूल है, तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कुछ 3 दिन के लिए हमें समय मिल जाए और जिसमें हम चिंतन शिविर करें। और चूंकि पिछले बार हमने मसूरी में किया था, तो इस बार ये डिसीजन हुआ है कि नैनीताल में कराया जाएगा और फरवरी के महीने में तिथियों का भी निर्धारण होना बाकी है। 2 से 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में कई टॉपिक पर ब्रेन स्ट्रीमिंग होगी। नवंबर 2022 में भी सरकार इसी तरह का चिंतन शिविर आयोजित कर चुकी है। इस शिविर से निकले सुझाव पर सरकार ने बाद के दिनों में अपनी कई पॉलिसियों में बदलाव किया था, तो कई नए शासनादेश भी जारी किए थे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।